इसी संदेश के साथ हमारे बीच में प्रोफेसर HD चारण जी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करती हूँ बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर HD चारण जी का। सर ने भी 8 दिन की वर्कशॉप को खुद बैठकर अटेंड किया और उसके बाद उत्साहित प्रफुल्लित मन के साथ अपने विश्वविद्यालय में इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। किस तरीके से उनकी यात्रा को सुनते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते चारण सर। सभी को सादर नमस्कार और विशेष रूप से कॉलेज के संचालक, चेयरपर्सन्स या उस कॉलेज को चलाने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेटर, उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वर्कशॉप मूल रूप से उनके लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा इस सारे वर्कशॉप को चलाने के लिए AICTE, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, रिसोर्स पर्सन जो हमारे मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, उन सभी का स्वागत है। मैं समझता हूं कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में खूब चर्चा की, मैं उसके बारे में अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बताऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं उस कंपोनेंट में ये सबने महसूस किया कि वैल्यू की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन लागू कैसे होगी ये शायद किसी को पता नहीं होगा, या हर एक ने अपने अपने लेवल पे कुछ किया होगा लेकिन इतना व्यापक नहीं कर पाया होगा। एक व्यापक हो सकता है ऐसा मॉडल तैयार हो गया है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और स्ट्रक्चर को लागू कैसे किया जाए उसका एक तरीका भी बन के सामने आ गया है। जब ये लागू हो गया और तरीका बन के सामने आ गया और कुछ इंस्टीट्यूट ने इसको कर भी लिया, तब ध्यान में आता है कि इसकी पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जिस शिक्षा को वहां तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान आता है कि AICTE का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है और जब से उसने मॉडल कैरिकुलम में लागू किया है, हमारे लिए वाइस चांसलर के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैं इससे पहले लागू करने के प्रयास के तकलीफ को देख चुका हूँ। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रोल आता है वो वाइस चांसलर का आता है। वो चाहे तो इस कोर्स को लागू कर सकता है, थोड़े से प्रयास तो करने पड़ते हैं, विशेषकर जो सरकारी संस्थानों में वाइस चांसलर है, सरकारी यूनिवर्सिटी में, उनको काफी प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन लगा सकता है, उसकी इच्छा शक्ति हो तो लगा सकता है। लेकिन इन दो के बाद भी ये कोर्स सिर्फ कागजों में ही शोभायमान रह सकता है, कागजों में अच्छा लग सकता है, विद्यार्थी तक नहीं पहुंचेगा। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था क्योंकि मैं इस कोर्स से निकला हुआ हूँ। जब मैंने अपने विश्वविद्यालय में लागू किया तो मुझे सबसे पहला ध्यान आया कि जब मेरा अध्यापक, पढ़ाने वाला आचार्य, उसके विचार, व्यवहार, आचरण में ये कोर्स नहीं होगा तब तक ये कोर्स लागू नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य मैंने किया कि मेरे जो टीचर है, फैकल्टी मेंबर है, उनके लिए ये कोर्स जरूरी है। इसलिए सबसे पहले 8 दिन का कोर्स, जो भी इस कोर्स को पढ़ाने वाले टीचर है उसको 8 दिन का कोर्स जरूरी होना चाहिए और उसको करवाया गया। मुझे बताते हुए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 2 साल में हम 400 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं और उसमें से लगभग 40 टीचर ऐसे हैं जो इससे भी सेकंड लेवल का वर्कशॉप कर चुके हैं। मैं विशेष रूप से अपने जो चेयरपर्सन आए हैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस कोर्स का महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि मानवीय मूल्य होने चाहिए, चर्चा भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन जब अपनाने की बात आती है तो फिर दाएं बाएं होने लगते हैं और ये कह के दाएं बाएं होते हैं कि जैसा जमाना है, जैसा वातावरण है, वैसे ही तो हम। मुझे लगता है कि यही हम जो कुछ सोचते हैं उसमें मात खा जाते हैं। उसी को समझने और उसी के रूप में हमारे आगे विद्यार्थी जो पीढ़ी तैयार हुई उसको तैयार करने की जरूरत है। तब इस विषय को जब बच्चों तक ले जाते हैं तब लगता है कि बच्चा महसूस करता है कि जिस रास्ते हमको ले जा रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है। ऐसा हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हम बच्चे को जब से वो समझने लगता है, माँ बाप ये कहते हैं कि बड़े पैकेज की नौकरी करता है, फिर हम भी ये कहते हैं कि बड़े पैकेज की नौकरी करता है, और जो कॉलेज संचालित करते हैं वही ये डाटा देते हैं कि हमारे यहाँ से कितने बच्चों की हमने नौकरी लगा दी और कितने बच्चों की बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज के साथ नौकरी। अब जब बड़े पैकेज के साथ नौकरी करने जाता है तो अगर वो भ्रष्टाचार से कर रहा है, किसी का गला काट के कर रहा है, किसी के साथ अन्याय करके कर रहा है, प्रकृति के दोहन करके कर रहा है, हमने ये कभी इसको कहा, ये नहीं कहा कि इसका ध्यान देना, ये हमारी ही गलती है। उसके साथ साथ जब वो दूर जाता है, माँ बाप से बात नहीं करता है, माँ रोती है कि बच्चा तो बात नहीं करता, बेटा बिगड़ गया है, बेटी बिगड़ गई है, उसका बच्चे का कोई दोष नहीं है,
न माँ बाप ने बताया, न हमने बताया, किसी ने नहीं बताया। बेटा नौकरी तक करना, लेकिन साथ में हमारा भी ध्यान रखा, समय पे बात करना, संबंध पूर्वक रहना, और यहाँ तक कि दोनों नौकरी करते हैं और दोनों भी लड़ते हुए रहते हैं। ये संबंध का भाव भी हमने नहीं सिखाया, यानी मानव को मानव की तरह रहना हमने नहीं सिखाया। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है जो एजुकेशन में। मैं विशेषकर जो इस संस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेवारी की तरह आगाह करके बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास जो भी है हमने मिशन के रूप में तो लिया है। एआईसीटी ने लिया है, उसके बाद एआईसीटी के लेफ्टिनेंट होम वाइस चांसलर ने लिया है, पूरे देश में डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको ये वर्कशॉप से निकाला है। लेकिन ये प्रयास जब तक आप लोगों का समर्थन नहीं होगा कतई संपूर्ण नहीं हो सकता। और सिर्फ आपके समर्थन में वो पूर्ण तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद इस बात को 5 दिन रह के समझ नहीं लेते। मैं समझता हूं कि आपका बहुत व्यस्त समय है, लेकिन मैं जब इसको बहुत गहराई से देखता हूं तो एक व्यक्ति अगर नौकरी करता है 30-35 साल नौकरी करता है, आप अपना व्यवसाय चलाते हैं 40 साल तक चलाते होंगे। अगर 40 साल को मैं दिनों में 365 से गुणा करूं तो कितने दिन होते? इतने दिनों में से अगर सिर्फ 5 दिन जीवन को समझने के लिए और मानव को समझने के लिए और विद्यार्थी की जिसकी पीढ़ी को आप तैयार करने के लिए आप अपना संस्थान खड़ा किया है, मैं समझता हूँ 5 दिन अगर मन से 5 दिन के कुछ घंटे मन से लगा लेते हैं तो ये कोई व्यर्थ नहीं जाने वाला। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज जितने भाषण हुए आप सब भाषणों में न जाए। हो सकता है आपको लगा हुआ कि ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, ये सब टीचर है, इनका काम ही ज्ञान देने का है, इस पर बिल्कुल नहीं जाए। कल से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, एक डायरेक्ट एक आरोप ने अभी कहा था, हो सकता है पहले दिन आपको लगे कि ये बातें तो क्या है कि हमको खुश रहना चाहिए, हमें सुखी होना चाहिए, संबंध पूर्वक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये क्या साधारण सी एलिमेंट्री बात है, इसको क्या बतानी। लेकिन आप उस पर ध्यान से सुनेंगे, दूसरे दिन जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो जीवन में महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं, आप सब मूल्य की शिक्षा दिए बिना ही मूल्यवान है। मूल्यवान इसलिए है कि आप जिस पीढ़ी से आए उसमें आपको सिखाया है। मैं कभी बार ऑनेस्टली कई बार मैं महसूस करता हूँ कि जो चीजें आप आज मैं जान पाया हूँ ये कई चीजें तो मेरे में थी, लेकिन मैं उसको एक चैनल के रूप में महसूस नहीं कर रहा था कि मेरे में जो चीजें हैं वो मैं देख नहीं पा रहा था। जब मैं देखता हूं तो मैं उसको ज्यादा ढंग से उपयोग कर सकता हूं, ज्यादा लागू कर सकता हूं और ज्यादा बच्चों तक मैं जा सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि जब आप विषय से निकलेंगे तो आपका जो विजन है, सोचने का तरीका है, वो अलग तरीके से निखर के आने वाला है। मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, राजस्थान के जो मैं जानता हूँ रहने वाला सेठ साहूकार जो बिजनेस चलाने वाले हैं, उन्होंने देश के हर कोने में जाके बिजनेस किया है, लेकिन आके वापस आके संस्थान यही खड़े किए है, शिक्षालय यही खड़े किए, स्कूल खड़े किए, कॉलेज खड़े किए। वो अपनी मातृभूमि के प्रति सेवा को जानते हैं। आज इस बात को मैं यहाँ अटेंड करने वाले सभी जो कॉलेज के ओनर है उनसे आह्वान करता हूँ कि वो सिर्फ कॉलेज संस्था नहीं चला रहे हैं, वो एक व्यापार नहीं चला रहे हैं, बिजनेस नहीं चला रहे हैं, वो एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जब पीढ़ी तैयार कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है वो पीढ़ी कैसे बननी चाहिए। वो इंजीनियर तो बनना ही बनना है, बनेगा, निश्चित रूप से रोजगार भी करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति बनता है कि नहीं बनता। आप एक अच्छा इंजीनियर तैयार नहीं करते, एक सिविल इंजीनियर तैयार करना, उसने बहुत बड़ा डैम बना लिया, लेकिन डैम बनाने के बाद में उसमें ये सिंसियरिटी, ये सेंसिटिविटी नहीं आई कि अगर टूट गया तो कितने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होने वाले हैं, लाखों करोड़ों जाने वाली। एक बिजली बनाने वाले के फॉर्मूले को ये समझ में नहीं आया कि इस फॉर्मूले से बम भी बनाया जा सकता है और बम बना के किसी का नुकसान भी कर सकता है, विध्वंस कर सकता है, और कर भी रहे। जो कर रहे हो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नक्सलवाद, असहनशीलता, क्या क्या समाज में नहीं देखने मिलता। ये समाज का विकास तो नहीं है ना। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? मुझे लगता है ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। जब मैं हमारी की बात करता हूँ तो इस संस्थानों को चलाने वाले जितने लोग हैं उन सबकी जिम्मेवारी बनती है। मैं समझता हूँ आप इस जिम्मेवारी को, अगर इस पीढ़ी को ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी पीढ़ी तैयार होने वाली है, और वो पीढ़ी देश में हमारा नाम जो है, हमारा देश जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमें बताया जाता है, जैसा हमारा देश की प्रशंसा की जा रही है, वो निश्चित रूप से एक ही चीज है जिसमें हम कमी पाते हैं कि हम मूल्यों को, संस्कारों को धीरे धीरे हमारी शिक्षा से बाहर हो गया। कब बाहर हुआ किसी को पता नहीं। उसको वापस लाने के लिए खूब आयोग बनते हैं, लेकिन कैसे अब लागू होगा ये कोई बता नहीं पा रहा है। मैं समझता ये टाइम है। मैंने अपने आप यहाँ इसको महसूस किया है। मैंने मैं टीचर्स की मेरी बात कर रहा हूँ, उनमें से कुछ 30 टीचर पिछले 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं, और जैसा वर्कशॉप आप कर रहे हैं, जैसा वर्कशॉप एआईसीटी ने भी बताया, 13 वर्कशॉप उन्होंने किए कि वाइस चांसलर से लेके और प्रिंसिपल तक पहुंची है पूरे देश में। लेकिन मेरे टीचर्स ने ये किया कि ऐसे 5 दिन की वर्कशॉप विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। 5 दिन की वर्कशॉप लगातार विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। ऐसे 7 वर्कशॉप कर चुके हैं।
2029 विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। 2029 विद्यार्थी नहीं, 2029 विद्यार्थियों के परिवार तक पढ़ा चुके हैं, क्योंकि सब बच्चे घर में है और हमने उनको कहा कि आप माँ बाप के साथ बैठिए, छोटे बड़े भाई के साथ बैठिए। और उनका जब फीडबैक देखते हैं, उनके माँ बाप का फीडबैक देखते हैं, कई बच्चों ने हमको कहा कि सर हमको एक से ज्यादा कनेक्शन चाहिए। हमने कहा एक से ज्यादा की क्या जरूरत है, कि सर मेरे डैडी कहते हैं मैं अलग से देखूंगा, आप लोग बीच में बोलते डिस्टर्ब करते हैं। कईयों ने फीडबैक में कहा एक टीचर हमारा था जो साथ साथ ये काम करता था, उसकी माँ ने कहा तुम दिन भर क्या करते रहते हो, तो बोला ऐसा वर्कशॉप चला रहे, तो बोला मैं भी देखना चाहती हूँ। जब उन्होंने देखा, जो फीडबैक दिया, तो उन्होंने कहा और तो मुझे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, अब मैं देखता हूँ कि बच्चा बिल्कुल ठीक काम कर रहा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक काम कर रहा। इसलिए मैं विशेषकर जो संस्थाओं को चलाने वाले हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है, और आपकी भागीदारी अगर आप सुनिश्चित कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है देश में परिवर्तन का मिशन है। मैं समझता हूँ छोटा बड़ा काम नहीं है, देश में परिवर्तन का मिशन है कि हमारी पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम उसको सुखी बनाने की बात तो करेंगे, सुखी होगा कैसे ये नहीं समझा पा रहे, संपन्न होगा कैसे ये नहीं समझा पा रहे, संबंध पूर्वक रहेगा कैसे ये नहीं समझा पा रहे। एक जमाना था जब एक व्यक्ति कमाता था और 4-5 परिवार में जितने लोग उसका भी गुजारा होता है। आज 5 भी कमा रहे हैं लेकिन लड़ते हुए नजर आते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े शहरों में केसेस देख लें तो उन नव दंपति के केसेस है जो थोड़े समय पहले शादी हुई थी, आज तलाक की बात कर रहे हैं। आज तलाक के केसेस उनमें नहीं है जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे हैं, जो उनमें है जिन साधन संपन्न है। ये जिस तरह की मूल्यों की जो ह्रास हो रहा है, मुझे लगता है इसको देखने की जरूरत है। जब मैं यहाँ वाइस चांसलर बना तो लोगों ने बताया कि अब इस तरह से संबंध पूर्वक और संस्थान चलाने की बात कर रहे हैं, शायद आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में था कि मैं संबंध पूर्वक ही चलाऊंगा, और संबंध पूर्वक चलाने की कोशिश से ही मैं देखता हूँ कि संभव हुआ है। और ये इतना कुछ सब कुछ टीचर कर रहे हैं, और जो टीचर 30 दिन से लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे कभी उनको ये नहीं कहना पड़ता कि आप कितने बच्चों को जोड़ा है, क्या कर रहे हैं, ये उसी का ही भाव है। मैं इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसे देखता हूँ कि बहुत सी चीजें हमको पता नहीं होती, लेकिन व्यवहार में जब लाते हैं, इस कोर्स के थ्रू निकलते हैं, तो उसका हमारा सोचने का दायरा बनता है। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं आज को सोचता हूँ कि छोटी सी बात है, हमारे मन मस्तिष्क में रखती है कितना प्रभाव होता है। बहुत टाइम पहले की बात है, जब ऑनलाइन रेलवे का रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक आप रिजर्वेशन जाने का कराएंगे, एक आने का कराएंगे, अलग अलग टिकट होते थे। मुझे जयपुर जाना था और वापस आना था कोटा से, मैंने 2 अलग अलग टिकट बनाए, और टिकट से मैं जयपुर चला गया, 2 दिन रुका। आते समय जब वापसी में आना था, मेरी बेटी थी पढ़ती, उसको साथ आना था। तो जब चलने से थोड़ी देर पहले मैंने अपनी जेब में देखा तो मुझे पता लगा कि मैं रहने का वापस का टिकट तो मेरे पास है ही नहीं। फिर ध्यान में आया टिकट तो घर ही रह गया। मेरे एक विद्यार्थी थे रेलवे में, चीफ इंजीनियर थे, मैंने उसको फोन किया तो मेरा इस तरह से टिकट रह गया। उसने कहा सर ऐसा करो, आप समझ लो कि आपका टिकट खो गया है, और अगर आपके पास नंबर हो तो और आसान हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने कहा नंबर तो मैं भी फोन करके घर से पूछ लूंगा, PNR नंबर मिल जाएगा। तो बोला उस नंबर को लेके फला फला आप विंडो पे जाना, उनको अपनी बात कहना, वो आपको टिकट दे देंगे। मैंने ऐसे ही किया, अपने नंबर लेके और मैं गया विंडो पे, सरदार जी बैठे थे। मैंने उनको बताया कि मैं SD चारण हूँ, मेरा टिकट है, मेरी बेटी राजश्री चारण टिकट है। उन्होंने फटाक से कंप्यूटर में देखा, 2 नाम थे, बोले ठीक है। अंदर साहब बैठे, उनको एप्लीकेशन लिखो, उसमें मार्क करा के आओ और हम दे देंगे। अब मैं अंदर गया, उनको लिखा और उन्होंने वापस अर्जी पे ओके किया। मैं फिर सरदार जी के पास आया, उन्होंने फिर वापस कंप्यूटर खोला और बोला अपना आइडेंटिटी कार्ड लाओ। मैंने फिर जेब में हाथ डाला, आइडेंटिटी कार्ड तो है नहीं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बताया, बोला ये तो कोई और लेके आ सकता है। चलो आपकी बेटी का बताओ, उनका आपसे बेटी को पूछा, राजश्री विजिटिंग कार्ड, बोले वो तो मैं हॉस्टल में छोड़ के आ गए। उन्होंने कहा नहीं, टिकट तो है HD चारण का, लेकिन मैं कैसे मान लूंगा आप HD चारण। मैं थोड़ा सा रुका, आधा मिनट, फिर मैंने कहा आपने तो मान लिया कि मैं व्यक्ति तो सही हूँ, लेकिन मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड तो हम दोनों के पास नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे तो देख लो। तो पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने फटाक से टिकट बनाया और हमको दे दिया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा धन्यवाद की कोई गल नहीं जी, मैंने आपका काम कर दिया, आप किसी और का कर देना, कोई मेरा कर देगा, दुनिया ऐसे ही चलती। मुझे लगता है ये व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध का भाव जो उन्होंने मैं समझाया, आज मैं महसूस करता हूँ कि इस भाव से अगर हम जीते हैं तो दुनिया में जीवन आसान हो जाता है। मैं अपने कॉलेज के सारे कमाओं को देखता हूँ, मेरे DTU से जो लोग आए महसूस करते होंगे, मेरे यहाँ कभी किसी कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्ट को, प्रिंसिपल को कभी किसी को किसी काम के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे उनका बाबू आ जाए, चाहे कुछ चपरासी आ जाए, चाहे मैसेज आ जाए, कभी
ये संबंधपूर्ण भाव की तो बात है। मैंने सारे अपने कॉलेजेस की ग्रेडिंग रैंकिंग कर दी, 1000 में से नंबर दे दिए मैं जब, और उस समय जब ये नहीं दिए गए नंबर तो उसमें बहुत सारे कॉलेज थे, उसमें कॉलेज के लिए मेरिट के लिए भी बहुत जद्दोजहद हुआ करती थी। बच्चे हमको पूछते थे कि किस कॉलेज में जाना है, जब मैं आरटीयू हुआ करता था। तो मेरे मन में आया कि हम रैंकिंग करके और बता दें कौन सा कॉलेज फर्स्ट है। मैंने बहुत मेहनत करके 1000 में से नंबर दे के और मेरे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने रखा, वाइस चांसलर सामने रखा, मैंने नंबर दिए। बोले चांद साहब आपने क्या कर लिया, जो फर्स्ट आएगा वो तो आपकी खूब बखान करेगा, अखबार में फोटो भी छपा देगा, जो नीचे आएगा वो टैंक खींच के आपको नीचे ले आएगा। आपने तो एक पत्थर नहीं कई पत्थर ऊपर फेंक के अब नीचे अपना सर मांडा है, आप गलती कर रहे हो। मुझे बहुत निराशा होगी, मैंने इतना बिल्कुल मन से ऑनेस्टी से इतना बड़ा काम किया, ग्रेडिंग कर दी और ये क्या हो गया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने सभी कॉलेजेस के चेयरमैन को लेटर लिखा कि इस तरह से हमने ग्रेडिंग की है, हमने मार्क्स आपके इतने हैं, आप इन पैरामीटर से अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, या तो आप सही होंगे या हम सही होंगे, हम दोनों का निर्णय एक ही होगा। मैंने 1 महीने तक 215 कॉलेज के सभी चेयरमैन और उनके प्रिंसिपल्स को एक एक को बुला के फाइनली मेरिट लिस्ट जारी की और उस मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पे लगाया, कौन नंबर 1 है कौन लास्ट है, बिल्कुल फेयर है। वो परिपाटी अभी तक चल रही है, कहीं किसी तरह से कोई डिस्प्यूट नहीं। अगर आप संबंध पूर्वक अगर व्यवहार भी करते हैं, चाहे संस्था में करें, चाहे अपने कलीग के साथ करें, चाहे पड़ोसी के साथ करें, मुझे लगता है वही एक मूल्य है जिसके माध्यम से आप व्यक्ति से व्यक्ति का निर्माण करते हैं। मैं एक बार फिर मेरे सभी कॉलेज ट्रस्टीज, मैनेजर, ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस 5 दिन की वर्कशॉप को आपके अपने जीवन के अमूल्य समझ में से निकाल के सुन लें और उसके बाद आपका जो भी अपना स्वयं का निर्णय बनता है उसके आधार पर निर्णय लें कि ये शिक्षा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो आपका रोल महत्वपूर्ण है, हम तो सिर्फ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अंततः जाना आपके माध्यम से ही। मैं इसी आह्वान के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चारण सर।